नमस्कार। बेहतरीन कहानियों के सफ़र में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर। प्रस्तुत कर रही हूँ रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कहानी काबुली वाला। अगर मेरी आवाज़ में आपको यह कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मेरी 5 साल की छोटी लड़की मिनी से क्षण भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने 1 ही साल लगाया था। उसके बाद से जब तक वह जागती रहती है, उस समय का एक क्षण भी वह खामोश रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी माँ कभी कभी धमकाकर उसका मुंह बंद कर देती है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी अगर खामोश रहे तो वह ऐसी अजीब सी लगती है कि मुझसे उसकी चुप्पी ज़्यादा देर तक सही नहीं जाती। यही कारण है कि उसके साथ मेरी बातचीत कुछ ज़्यादा उत्साह के साथ चलती है। सवेरे मैं अपने उपन्यास का 17वां अध्याय लिखने जा ही रहा था कि मिनी ने आकर शुरू कर दिया। बाबू, रामदयाल दरबान काका का कौवा कह रहा था वह कुछ नहीं जानता है ना बाबा। संसार की भाषाओं की विभिन्नता के बारे में मैं उसे कुछ ज्ञान देने ही वाला था कि उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। सुनो बाबू, भोला कह रहा था कि आसमान से हाथी सूंड से पानी बिखेरता है तभी बारिश होती है। ओ माँ, भोला झुठमूठी इतना बकता है, बस बकता ही रहता है, दिन भर बकता ही रहता है बाबू। इस बारे में मेरी राय के लिए जरा सा इंतजार किए बिना वह अचानक पूछ बैठी, क्यों बाबू, अम्मा तुम्हारी कौन लगती है? मैंने मन ही मन कहा, साली, और मुंह से कहा, मिनी, तू जाकर भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम करना है। वह मेरी लिखने की मेज के पास मेरे पैरों के निकट बैठ गई और दोनों घुटने और हाथ हिला हिलाकर फुर्ती से मुंह चलाते हुए रटने लगी। अकड़म बकड़म घोड़ा दुम साजे। उस समय मेरे उपन्यास के 17वें अध्याय में प्रताप सिंह कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार की ऊंची खिड़की से नीचे नदी के पानी में कूद रहे थे। मेरा कमरा सड़क के किनारे था। यकायक मिनी अक्को बक्को तीन तिलक्को खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़कर पहुंची और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाला, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। गंदे से ढीले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर झोले लटकाए और हाथ में अंगूर की 2-4 पिटारियां लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देख मेरी बिटिया रानी के मन में कैसे भाव जगे होंगे यह बताना मुश्किल है, पर वह जोर जोर से उसे पुकार रही थी। मैंने सोचा, अभी कंधे पर झोली लटकाए एक आफत मेरे सिर पर आ सवार होगी और मेरा 17वां अध्याय समाप्त होने से रह जाएगा। लेकिन मिनी की पुकार पर जैसे ही काबुली ने हंसकर अपना चेहरा घुमाया और मेरे घर की ओर आने लगा, वैसे ही मिनी जान छुड़ाकर अंदर की ओर भागी और लापता हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा जम गया था कि झोली ढूंढने पर मिनी जैसे 2-4 जीवित इंसान मिल सकते हैं। काबुली ने आकर हंसते हुए सलाम किया और खड़ा रहा। मैंने सोचा, हालांकि प्रताप सिंह और कंचनमाला दोनों की दशा बड़े संकट में है, फिर भी इस आदमी को घर बुलाकर कुछ न खरीदना ठीक नहीं होगा। कुछ चीज़ें खरीदी, उसके बाद इधर उधर की चर्चा भी होने लगी। अब्दुल रहमान से रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा नीति पर बातें होती रही। अंत में उठते समय उसने पूछा, बाबूजी, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मिनी के मन से बेकार का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर खड़ी हो गई। संदेह भरी नजरों से वह काबुली का चेहरा और उसकी झोली की ओर देखती रही। काबुली ने झोली से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने किसी तरह से नहीं लिया। दुगने संदेह के साथ वह मेरे घुटने से चिपकी रही। पहला परिचय इसी तरह हुआ। कुछ दिनों बाद एक सवेरे किसी जरूरत से घर के बाहर निकला तो देखा मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी बेझिझक बातें कर रही है। काबुली उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है और बीच बीच में प्रसंग के अनुसार अपनी राय भी खिचड़ी भाषा में जाहिर कर रहा है। मिनी के 5 साल की उम्र के अनुभव में बाबू के अलावा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। फिर देखा उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दिया? ऐसा मत करना।
इतना कहकर जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बेझिझक अठन्नी लेकर झोली में डाल ली। घर लौटकर देखा, उस अठन्नी को लेकर बड़ा हो हल्ला शुरू हो चुका था। मिनी की माँ एक सफेद चमचमाता गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट कर मिनी से पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहाँ से मिली? मिनी ने कहा, काबुली वाला ने दी है। उसकी माँ बोली, काबुली वाले ने तुझे अठन्नी उसने तुझे दी? क्यों? मिनी रुआसी सी होकर बोली, मैंने मांगी नहीं, उसने खुद ही दे दी। मैंने आकर मिनी को उस पास खड़ी विपत्ति से बचाया और बाहर ले आया। पता चला कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात हो ऐसी बात नहीं। इस बीच वह रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के मासूम लोभी हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी बंधाई बातें और परिहास होता रहा। जैसे रहमान को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई उससे पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारे झोले में क्या है? रहमान एक बेमतलब नकियाते हुए जवाब देता, हाथी, यानी उसकी झोली के भीतर हाथी है। यही उनके परिहास का सूक्ष्म सा अर्थ था। अर्थ बहुत ही सूक्ष्म हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इस परिहास में दोनों को बड़ा मजा आता। सर्दियों की भोर में एक सयाने और एक कम उम्र की बच्ची की सरल हंसी मुझे भी बड़ी अच्छी लगती। उन दोनों में एक बात और चल रही थी। रहमान मिनी से कहता, खोखी, तुम कभी ससुराल मत जाना। हाँ, बंगाली परिवार की लड़कियां बचपन से ही ससुराल शब्द से परिचित हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा आधुनिक होने के कारण मासूम बच्ची को ससुराल के बारे में सचेत नहीं किया था। इसलिए रहमान की बातों का मतलब वह साफ साफ नहीं समझ पाती थी, लेकिन बात का कोई जवाब दिए बिना चुप रह जाना उसके स्वभाव से बिल्कुल विरुद्ध था। वह पलटकर रहमान से पूछ बैठती, तुम ससुराल जाओगे? रहमान काल्पनिक ससुर के प्रति अपना मुंह बहुत बड़ा घुसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। यह सुनकर मिनी ससुर शब्द के नाम से किसी अजनबी प्राणी की दुर्दशा की कल्पना कर खूब हंसती। सर्दियों के उजले दिन थे। प्राचीन काल में इसी समय राजा लोग दिग्विजय करने निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कहीं नहीं गया, शायद इसीलिए मेरा मन संसार भर में घूमा करता है। जैसे मैं अपने घर के ही कोने में हमेशा से वसा हुआ हूँ। बाहर की दुनिया के लिए मेरा मन सदा बेचैन रहता है। किसी देश का नाम सुनते ही मन वहीं दौड़ पड़ता है। किसी विदेशी को देखते ही मेरा मन फौरन नदी, पहाड़, जंगल के बीच एक कुटिया का दृश्य देख रहा होता है। उल्लास से भरे स्वतंत्र जीवन का एक चित्र कल्पना में जाग उठता है। इधर मैं भी इतना सुस्त प्रकृति यानी कुन्ना किस्म का हूँ कि अपना कोना छोड़कर जरा बाहर निकलने में ही सिर पर बिजली गिरने सा अनुभव होने लगता है। इसलिए सवेरे अपने छोटे कमरे में मेज के सामने बैठकर काबुली से गप्पे लड़ाकर बहुत कुछ सैर सपाटे का उद्देश्य पूरा कर लिया करता हूँ। दोनों ओर उबड़ खाबड़, दुर्गम, जले हुए लाल लाल ऊंचे पहाड़ों की माला, बीच में संकरे रेगिस्तानी रास्ते और उन पर सामान से लदे ऊँटों का काफिला चल रहा है। पगड़ी बांधे सौदागर और मुसाफिरों में कोई ऊँट पर तो कोई पैदल चले जा रहे हैं। किसी के हाथ में बर्छी तो किसी के हाथ में पुराने जमाने की चकमक पत्थर से दागी जाने वाली बंदूक। काबुली अपने मेघ गर्जन से स्वर में खिचड़ी भाषा में अपने वतन के बारे में सुनाता रहता और यह चित्र मेरी आंखों के सामने काफिलों के समान गुजरता चला जाता। मिनी की माँ बड़े ही शंकालु स्वभाव की है। रास्ते पर कोई आहट होते ही उसे लगता कि दुनिया भर के शराबी मतवाले होकर हमारे ही घर की ओर भागते चले आ रहे हैं। यह दुनिया हर कहीं चोर, डाकू, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, सुअरों, तिलचट्टों और गोरों से भरी हुई है। यही उसका ख्याल है। इतने दिनों से, हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं, दुनिया में रहने के बावजूद उसके मन से यह भय दूर नहीं हुआ। खासतौर से रहमान काबुली वाले के बारे में वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर खास नजर रखने के लिए वो मुझसे बार बार अनुरोध करती थी। मैं उसके संदेह को हंसकर उड़ा देने की कोशिश करता तो वह मुझसे एक एक कर कई सवाल पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलामी प्रथा चालू नहीं है? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए क्या एक छोटे से बच्चे को चुरा कर ले जाना बिल्कुल असंभव है? मुझे मानना पड़ा कि यह बात बिल्कुल असंभव तो नहीं, पर विश्वास योग्य भी नहीं है। विश्वास करने की शक्ति हर एक में समान नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में डर बना ही रह गया। लेकिन सिर्फ इसीलिए बिना किसी दोष के रहमान को अपने घर में आने से मैं मना नहीं कर सका।
हर साल माघ के महीनों में रहमान अपने मुल्क चला जाता है। इस समय वह अपने रुपयों की वसूली में बुरी तरह फंसा रहता है। घर घर दौड़ना पड़ता है, फिर भी वह एक बार मिनी से आकर मिल ही जाता है। देखने में लगता है जैसे दोनों में कोई साजिश चल रही हो। जिस दिन सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखता हूँ कि वह शाम को आया है। अंधेरे कमरे के कोने में उस ढीला ढाला कुर्ता पायजामा पहने झोली झिंगोले वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच मन में अचानक एक आशंका सी होने लगती है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मिनी कबूली वाला कहकर हंसते हुए दौड़ आती और अलग अलग उम्र के दो मित्रों में पुराना सहज परिहास चलने लगता है तो मेरा हृदय खुशी से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा अपनी किताब के प्रूफ देख रहा था। सर्दियों के दिन खत्म होने से पहले आज 2-3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों ओर सबके दांत किटकिटा रहे थे। खिड़कियों के रास्ते धूप आकर मेज के नीचे मेरे पैरों पर पड़ रही थी। यह सेंक मुझे बड़ी सुहावनी लग रही थी। सुबह के करीब 8 बजे होंगे। गुलूबंद लपेटे सवेरे सैर को निकलने वाले लोग अपनी सैर समाप्त कर घर लौट रहे थे। इसी समय सड़क पर बड़ा शोरगुल सुनाई पड़ा। देखा, हमारे रहमान को 2 सिपाही बांधे चले आ रहे हैं और उसके पीछे पीछे तमाशबीन लड़कों का झुंड चला आ रहा है। रहमान के कपड़ों पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा है। मैंने दरवाजे के बाहर जाकर सिपाहियों से पूछा कि मामला क्या है। कुछ उस सिपाही से और कुछ रहमान से सुना कि हमारे पड़ोस में एक आदमी ने रहमान से उधार में एक रामपुरी चादर खरीदी थी। कुछ रुपए अब भी उस पर बाकी थे जिन्हें देने से वह मुकर गया। इसी पर बहस होते होते रहमान ने उसे छुरा भोंक दिया। रहमान उस झूठे आदमी के प्रति तरह तरह की गंदी गालियां बक रहा था कि इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। क्षण भर में रहमान का चेहरा उजली हंसी से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों की पुरानी चर्चा न छिड़ सकी। मिनी आते ही एकाएक उससे पूछ बैठी, तुम ससुराल जाओगे? रहमान ने हंसकर कहा, वहीं तो जा रहा हूं। उसे लगा उसके इस जवाब से मिनी मुस्कुराई नहीं। तब उसने हाथ दिखाते हुए कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। संगीन चोट पहुंचाने के जुर्म में रहमान को कई साल की कैद की सजा हो गई। उसके बाद मैं धीरे धीरे भूल ही गया। हम लोग जब अपने अपने घरों में प्रतिदिन के कामों में लगे हुए आराम से दिन गुजार रहे थे, तब पहाड़ों पर आज़ाद घूमने वाला आदमी जेल की दीवारों में कैसे साल पर साल गुजार रहा होगा, यह बात कभी हमारे मन में नहीं आई। चंचल हृदय मिनी का व्यवहार तो और भी शर्मनाक था। यह बात उसके बाप को भी माननी पड़ेगी। उसने बड़े ही बेलौस ढंग से अपने पुराने मित्र को भुलाकर पहले तो नबी सईस के साथ दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे दोस्तों के बदले एक के बाद एक सहेलियां जुटने लगी। यहाँ तक कि अब वह अपने बाबू के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखलाई देती। मैंने भी एक तरह से उसके साथ कुट्टी कर ली है। कितने ही वर्ष बीत गए, फिर सर्दियाँ आ गई, मेरी मिनी की शादी तय हो गई। दुर्गा पूजा की छुट्टी में ही उसका ब्याह हो जाएगा। कैलाशवासिनी पार्वती के साथ साथ मेरे घर की आनंदमयी भी पिता का घर अंधेरा कर पति के घर चली जाएगी। बड़े ही सुहावने ढंग से आज सवेरे सूर्योदय हुआ है। बरसात के बाद सर्दियों की नई धुली हुई धूप ने जैसे सुहागे में गलाए हुए साफ और खरे सोने का रंग अपना लिया है। कलकत्ता के गलियारों में आपस में सटी टूटी ईंटों वाली गंदी इमारतों पर भी इस धूप की चमक ने एक अनोखी सुंदरता बिखेर दी है। हमारे घर पर सवेरा होने से पहले से ही शहनाई बज रही है। मुझे लग रहा है जैसे वह शहनाई मेरे सीने में पसलियों के भीतर रोती हुई बज रही है। उसका करुण भैरवी राग जैसे मेरे सामने खड़ी बिछोह की पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ दुनिया भर में फैलाए दे रहा हो। आज मेरी मिनी का ब्याह है। सवेरे से ही बड़ा शोर शराबा और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। आंगन में बांस बांधकर शामियाना लगाया जा रहा है। मकान के कमरों में और बरामदे पर झाड़ लटकाए जाने की टन टन सुनाई पड़ रही है। गुहार पुकार का तो कोई अंत ही नहीं। मैं अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा था कि रहमान आकर सलाम करते हुए खड़ा हो गया। शुरू में मैं उसे पहचान न सका। उसके पास वह झोली नहीं थी, उसके वे लंबे पट्टेदार बाल नहीं थे और न चेहरे पर चमक थी।
अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे पहचान गया। क्यों रहमान, कब आए? मैंने पूछा। उसने कहा, कल शाम ही जेल से छूटा हूँ। यह बात मेरे कानों में जैसे जोर से टकराई। किसी कातिल को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इसे देखकर मेरा अंतःकरण विचलित सा हो गया। मेरी इच्छा होने लगी कि आज इस शुभ दिन पर यह आदमी यहाँ से चला जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर पर एक जरूरी काम है, मैं उसी में लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ। सुनते ही वह जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और कुछ संकोच से भरकर बोला, एक बार खोकी को नहीं देख सकता क्या? शायद उसके मन में यही धारणा थी कि मिनी अभी तक वैसी ही बनी हुई है, या उसने सोचा था कि मिनी आज भी वैसे ही पहले की तरह काबुली वाला पुकारती हुई भागती हुई आ जाएगी और उसकी हंसी भरी अद्भुत बातों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद कर वह एक पिटारी अंगूर और कागज के दोने में थोड़ा किशमिश, बादाम शायद किसी अपने वतनी दोस्त से मांग कर ले आया था। उसकी पहले वाली झोली अब उसके पास नहीं थी। मैंने कहा, आज घर पर काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी। वह कुछ उदास सा हो गया, स्तब्ध खड़ा मेरी ओर एकटक देखता रहा। फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में एक टीस सी उठी। सोच रहा था कि उसे बुला लूं कि देखा वह खुद ही चला आ रहा है। नज़दीक आकर उसने कहा, ये अंगूर, किशमिश और बादाम खोकी के लिए लाया हूँ, उसको दे दीजिएगा। सब लेकर मैंने दाम देना चाहा तो उसने एकाएक मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है बाबू, हमेशा याद रहेगी। मुझे पैसा न दें बाबू, जैसी तुम्हारी लड़की है वैसी मेरी भी एक लड़की वतन में है। मैं उसकी याद कर तुम्हारी खोकी के लिए थोड़ा सा मेवा हाथ में लिए चला आता था। मैं यहाँ कोई सौदा बेचने नहीं आता। इतना कहकर उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला सा कागज निकाला और बड़े जतन से उसकी तही खोलकर दोनों हाथ से उसे मेज पर फैला दिया। मैंने देखा कागज पर एक नन्हे से हाथ के पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैलचित्र नहीं, सिर्फ हथेली में थोड़ी सी कालिख लगाकर उसी का निशान ले लिया गया है। बेटी की इस नन्ही सी याद को छाती में संजोए रहमान हर साल कलकत्ता की गलियों में मेवा बेचने आता। जैसे उस नाजुक नन्हे हाथ का स्पर्श उसके बिछोह से भरे चौड़े सीने में अमृत घोले रहता था। देखकर मेरी आंखें भर आई। फिर मैं ये भूल गया कि वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं किसी ऊंचे घराने का बंगाली। तब मैं यह अनुभव करने लगा कि जो वह है वही मैं भी हूँ। वह भी बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी नन्ही पार्वती के हाथ की निशानी ने ही मेरी मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। घर में इस पर बड़ी आपत्ति की गई, पर मैंने एक न सुनी। ब्याह की लाल बनारसी साड़ी पहने, माथे पर चंदन की अल्पना सजाए दुल्हन बनी मिनी लाज से भरी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली पहले तो सकपका सा गया, फिर पुरानी बातें दोहरा न सका। अंत में हंसकर बोला, खोकी, तुम ससुराल जाओगी? मिनी अब ससुराल शब्द का मतलब समझती है। उससे पहले की तरह जवाब देते न बना। रहमान का सवाल सुनकर शर्म से लाल हो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। काबुली से मिनी के पहले दिन की मुलाकात मुझे याद आ गई। मन न जाने कैसा व्यथित हो उठा। मिनी के चले जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर रहमान वहीं जमीन पर बैठ गया। अचानक उसके मन में एक बात साफ हो गई कि उसकी लड़की भी इस बीच कितनी ही बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे नए ढंग से बातचीत करनी पड़ेगी। वह उसे फिर से पहले वाले रूप में नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में न जाने उसका क्या हुआ होगा। सवेरे के वक्त सर्दियों की उजली कोमल धूप में शहनाई बजने लगी और कलकत्ता की एक गली में बैठा हुआ रहमान अफगानिस्तान के मेरू पर्वतों का दृश्य देखने लगा। मैंने उसे एक बड़ा नोट निकाल कर दिया। कहा, रहमान, तुम अपने वतन अपनी बेटी के पास चले जाओ। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी का कल्याण होगा। यह रुपया दान करने के बाद मुझे विवाहोत्सव की 2-4 चीज़ें कम कर देनी पड़ी। मन में जैसी इच्छा थी उस तरह रोशनी नहीं कर सका। किले का अंग्रेजी बैंड भी नहीं मंगा पाया। घर में औरतें बड़ा असंतोष प्रकट करने लगी, लेकिन मंगल ज्योति से मेरा यह शुभ आयोजन दमक उठा।
धन्यवाद। तो यह थी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।